ये कहानी है मुंबई शहर के एक जानी माने बिजनेस टाइकून विराज की, जो जिंदगी में सिर्फ अपनी दादी और अपने काम से ही प्यार करता है। विराज बेटा, आ गया तू। चल अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर बैठ जा। और किशोर, जल्दी से खाना भी लगा दे। विराज बेटा, मैंने तुम्हारे फेवरेट राजमा चावल बनाए हैं। तुम्हें पहाड़ी राजमा बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने खास हिमाचल से मंगवाए हैं। दादी, इनसे कह दीजिए कि मुझसे बात ना करे और ना ही मेरे लिए कुछ करे। ये चाहे लाख कोशिशें क्यों ना कर ले, लेकिन मेरे दिल में जगह कभी नहीं बना पाएगी, ना ही इनके सो कॉल्ड हस्बैंड। मैं किशोर भैया और बिंदिया के हाथ का बना ही खाना खाऊंगा। अरे पर बेटा, इतना कहकर विराज फ्रेश होने के लिए अपने कमरे की ओर चला जाता है। तभी उसकी सौतेली माँ मालिनी और पिता सुरेंद्र कहते हैं, सुरेंद्र, मम्मी जी, कब तक ये ऐसे ही रहेगा? इतने साल हो गए हैं, लेकिन इसने तो मेरा आज तक स्वीकार नहीं किया है। और एक गुस्सा होना और घमंड दिखाना हमें भी आता है, लेकिन यहाँ तो छोटे ही बड़ों को तेवर दिखा रहे हैं। हम्म। विराज की बढ़ती उम्र देखकर मालिनी और सुरेंद्र एक सुबह दादी से कहते हैं, अरे माँ, आपको नहीं लगता क्या कि विराज को अभी शादी कर लेनी चाहिए? कब तक ये वो अकेला रहेगा? हाँ मम्मी जी, दिन रात बस काम काम और काम। लाइफ में सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं होता, प्यार और रिश्ते भी होते हैं। हाँ माँ, और वो हमारी बात कभी नहीं मानेगा, लेकिन अगर आप उसे कहोगी तो वो शादी के लिए जरूर मानेगा। प्लीज माँ। हाँ सुरेंद्र, तुम और मालिनी बिल्कुल सही कह रहे हो। वो लड़का तो बस अपने में ही उलझा रहता है। उसे भी अपनी जिंदगी में खुश रहने का और शादी करने का पूरा हक है। मैं उससे इस बारे में जरूर बात करूंगी। फिर रात में जब विराज घर पर आता है, तभी दादी उससे शादी के बारे में बात करती है। क्या शादी? हाँ विराज बेटा, अरे अभी शादी नहीं करेगा तो क्या बूढ़े होने पर करेगा क्या? पगला कहीं का। देख बेटा, शादी करने से ही रिश्ते और खानदान आगे बढ़ते हैं। इसीलिए तो जल्द से जल्द शादी कर ले, इससे पहले कि मैं चल बसूं। मुझे तेरी शादी का और तेरे बच्चों का सुख प्राप्त करना है। मुझे मेरे पोता पोती के साथ खेलना है। अरे चल बसेंगे आपके दुश्मन दादी। और दादी, अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं शादी कर लूं, तो यही सही, मैं शादी जरूर करूंगा। क्या? सच में बेटा? हाँ दादी, आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी लड़की ढूंढोगी, मैं उसी के साथ शादी करूंगा। और मुझे अच्छे से पता है कि आपकी चॉइस कभी खराब नहीं होती। ठीक है बेटा, मैं आज से ही लड़की ढूंढना शुरू करती हूँ। और थैंक यू बेटा। लव यू दादी, आपके लिए कुछ भी। लव यू टू मेरे शेर पुत्र। विराज के इस फैसले से सुरेंद्र और मालिनी भी बहुत खुश हो जाते हैं, और अब वो दोनों दादी के साथ मिलकर विराज के लिए लड़कियां ढूंढना शुरू करते हैं। ऐसे ही एक दिन अचानक से विराज की कंपनी में कुहू नाम की एक गरीब लड़की आती है। ए लड़के, चल दफा हो जाए यहाँ से। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। भाई साहब, मुझे काम की सख्त जरूरत है। मुझे इस कंपनी के मालिक से मिलना है। प्लीज मिलने दीजिए ना। प्लीज भाई साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ। मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी। अरे गवार और सड़क छाप लड़की, इस एवन कंपनी में क्या काम करेगी तू? कहीं और चली जा। यहाँ पर तेरे जैसे अनपढ़ों के लिए कुछ भी नहीं रखा। हम्म। और नहीं तो क्या? अरे शक्ल देखी है क्या अपनी आईने में? बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज में नौकरी चाहिए मैडम को। कुहू पर सभी हंसने लगते हैं, और ये देखकर उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है। फिर गार्ड कुहू को धक्का मारकर उसे बाहर निकालता है।
लेकिन तभी कुहू सीधे जाकर विराज की बाहों में गिरती है। अरे सर जी, आप? तुम कौन हो? और सबने यहाँ पर यह क्या तमाशा लगा के रखा है? अगर कोई हंसा तो मैं उसे यहाँ से फायर कर दूंगा। मुझे ऐसे एम्प्लॉयज बिल्कुल भी पसंद नहीं, जिन्हें दूसरे लोगों की इज्जत करना ना आता हो। सॉरी सर। और तुम भी बुद्धि। अरे ऐसे लड़की को कौन धक्का मारता है? तमीज नहीं है क्या तुझे? पहले उसकी पूरी बात तो सुन लेता। माफ कीजिए सर, गलती हो गई। सर जी, आपका बहुत 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 थैंक यू। अरे मुझे किसी ने बताया कि इस कंपनी के कैंटीन में जो लड़की काम करती थी, अब वो यहाँ पर नहीं आती, इसलिए मैं यहाँ पर कैंटीन में काम मांगने आई हूँ। प्लीज साहब जी, मुझे काम दे दीजिए ना। मेरी माँ को दिल की बीमारी है और डॉक्टर ने कहा है कि वो कुछ महीनों तक ही रोक सकते हैं इलाज के लिए, वरना उसके बाद माँ की जान खतरे में भी जा सकती है। प्लीज सर जी, मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर काम कर सकती हो, वो भी अभी से, इसी वक्त। क्या? सच्ची? थैंक यू सो मच सर जी। आपको भगवान हमेशा हमेशा खुश रखे। आप और आपकी बीवी हमेशा तंदुरुस्त रहे और आपको बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हो। व्हाट नॉनसेंस! जाओ काम पर लगो, इडियट। अरे कुहू, तू भी ना खुशी के मारे पागल हो जाती है। जितना उनका नेक दिल है, उतने ही वो सख्त भी है। चलो बाबा, मैं फटाफट काम पर लग जाती हूँ, वरना सर जी तो मुझ पर पहले दिन ही भड़क जाएंगे। कुहू अब कैंटीन में काम करने लगती है। फिर वो विराज के लिए कॉफी बनाकर उसके कैबिन में आती है। सर जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? कम इन। देखिए सर जी, माना कि मैं गरीब हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप मुझे कमीनी बोलो। मैं कमीनी नहीं हूँ। अरे बाबा, कमीन कहा मैंने? कमीनी नहीं, कमीन मतलब अंदर आ सकती हो तुम। ओ तेरी! माफ करना है सर जी, वो मेरी इंग्लिश थोड़ी कच्ची पक्की है ना, इसीलिए गड़बड़ हो गई। माफ करना। ये लीजिए। आह! कुहू विराज को कॉफी सर्व करने जा ही रही होती है कि उतने में उसका पैर टेबल से टकराता है और सारी कॉफी विराज के ऊपर गिर जाती है। ओह शिट! अरे ये क्या कर दिया तुमने कुहू? आर यू मैड? अरे ऐसे कौन से सस्ते नशे करती हो तुम, जो इतना लड़खड़ाती रहती हो? माफ करना सर जी, मेरा पैर टकरा गया इस मनहूस टेबल से। इस टेबल की तो ऐसी की तैसी। सर जी, लाइए इसे। आपके कपड़े मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें धोकर देती हूँ। ये सारा कांड मेरी वजह से ही हुआ है ना। लाइए इसे। अरे रहने दो, अभी मैं चेंज कर लूंगा, लेकिन आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, और अगर हुई तो ऑन द स्पॉट मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। मुझे एकदम डेडिकेटेड और फुर्तीले लोग चाहिए, तुम जैसे पागल नहीं। इसीलिए अपना यह पागलपन अपने घर पर छोड़कर आया करो। ठीक है सर जी, आइंदा से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नेबर नेबर नेबर। व्हाट? कुछ नहीं। अरे गधेड़ी, तेरी इंग्लिश सुनकर ये आदमी तुझे अब भी काम से निकाल देगा। चुपचाप कट ले यहाँ से। फिर कुहू तुरंत वहां से चली जाती है। ये लड़की तो सच में पागल है। दादी, सुरेंद्र और मालिनी तीनों एक लड़की को फाइनल करते हैं और उनका नाम एलिना होता है। एलिना और उसके माता पिता अब विराज को देखने उसके घर आते हैं। अरे वाह विराज बेटा, तुम्हारी कंपनी तो बहुत अच्छी और रेप्यूटेड कंपनी है। मैं भी तुम्हारे साथ पार्टनरशिप जरूर करूंगा, उसी बहाने मेरी कंपनी का नाम भी बढ़ जाएगा। जी, क्यों नहीं अंकल जी। मेरी एलिना को तुम बड़े पसंद आए हो विराज बेटा। वो इस शादी के लिए तैयार है, क्या तुम भी हो? तुम्हारा क्या कहना है? वो आंटी। हाँ बेटा, बोलो ना।
क्या हुआ विराज? तुम्हें अगर अपना डिसीजन लेने में टाइम चाहिए तो तुम ले सकते हो। नहीं एलिना, मैं भी इस शादी के लिए तैयार हूँ। और दादी, आप लोग शादी की डेट अब फिक्स कर सकते हो। ठीक है पुत्र, बधाई हो। मैं कल ही पंडित जी को बुलाती हूँ और एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाती हूँ। थैंक यू विराज, मुझे अपनी वाइफ के तौर पर चुनने के लिए। यू आर वेलकम एलिना। अरे विराज बेटा, तुम और एलिना एक दूसरे से अकेले में बातें कर सकते हो, शर्माओ मत। अरे नहीं आंटी, अभी मुझे एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी है, तो मुझे निकलना चाहिए। हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन बेटा। कोई बात नहीं मॉम, चलता है। विराज अब मेरा फियांसे बन चुका है। इससे बड़ी बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। और विराज, हम दोनों तुम्हारे फ्री होने पर मिलेंगे। तुम अभी जा सकते हो। फिर विराज आधी में ही उठकर चला जाता है और फिर एक रात अचानक से तेज बारिश शुरू होती है और ऐसे में कुहू घर ही नहीं जा पाती और वो बारिश में भीग रही होती है। हाय राम, इस बारिश को भी आज ही आना था क्या? मुझे घर पर जल्द से जल्द पहुंचना है, वरना माँ को दवाई देने में देर हो जाएगी। वो घर पर अकेली जो ठहरी। अरे, ये तो कुहू है। कुहू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अभी तक घर नहीं गई क्या? ऐसे बारिश में भीगने के मजे मत लो, बहुत भारी पड़ेगा तुम पर। अबे ओए उल्लू के पट्टे, ओ तेरी सारी सारी सर जी, मैं ऑफिस के बाहर निकलते ही भूल गई कि आप मेरे सर जी हो। हाय, मैं भी क्या बकवास कर रही हूँ। सारी सर जी, बहुत 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 सारी। क्या? अरे तुम क्या पागल खाने से छूटी हो क्या? जब देखो तब कुछ भी बोलती रहती हो। अरे सर जी, वो मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, मजे नहीं ले रही। कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा। घर पर माँ भी अकेली ही है ना, उनकी दवाई का भी समय होने आया है। ओह गॉड। ठीक है कुहू, तुम एक काम करो, अंदर गाड़ी में आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। क्या? अरे नहीं सर जी, मैं पूरी भीग चुकी हूँ, तो फिर मैं कैसे आपकी इस चमचमाती हुई गाड़ी में आ सकती हूँ? ना बाबा ना, मुझ जैसी गरीब नाकारा लड़की आपकी इस अमीर कार में नहीं बैठ सकती। ओफो कुहू, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? और ऐसी कोई बात नहीं है। मुसीबत के समय क्या गरीब और क्या अमीर। अब ये फालतू की बातें बंद करो और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। अब तुम इसे मेरा ऑर्डर समझो या कुछ और, आई डोंट केयर। लेकिन सर जी, आई सेड बैठो। ठीक है। फिर कुहू गाड़ी में बैठती है और विराज उसे उसके घर तक छोड़ता है और वैसे ही दिन बीतते जाते हैं और कुहू और विराज के बीच एक अनसुने रिश्ते की शुरुआत होती है। लेकिन जब विराज के शादी का दिन आता है, तभी वो अचानक से कुहू को अपने कैबिन में बुलाता है और उसे कुछ पेपर्स देता है। सर जी, ये कैसे कागज है? ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर्स है कुहू, इन पर साइन करो। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? ये कागज किसी बाहर वाले को देने हैं क्या? अरे मेरी माँ, साइन करो इन पर। देखो कुहू, मैं तुम्हारे साथ एक सौदे का रिश्ता जोड़ रहा हूँ। तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? हाँ सर जी, मुझे मेरी बीमार माँ का इलाज कराना है, वो भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाकर। इसीलिए मुझे ढेरों पैसे लगेंगे। हाँ, तो कर लो मुझसे शादी। ये शादी सिर्फ 5 महीनों की ही होगी, जिसके बदले में तुम्हें पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। अब बताओ, मंजूर है तुम्हें? क्या? आपसे शादी? लेकिन आपकी शादी तो आज है ना, वो भी किसी और के साथ। तुम उन सब की फिक्र मत करो। पर सर जी, आप तो कितने अमीर हो और ऊपर से हैंडसम भी। पूरे शहर की लड़की आपकी दीवानी है। फिर आप मुझ जैसी गरीब लड़की के साथ शादी क्यों करना चाहते हो? देखो कुहू, तुम्हें सवाल जवाब करने हैं या पैसे चाहिए? जल्दी सोचो, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं नहीं सर जी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है।
मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ, जैसा आप कहो। वेरी गुड। फिर कुहू उन कागजों पर साइन कर देती है और वहां बिरला मैंशन में सभी लोग दूल्हे का इंतजार कर रहे होते हैं। और तभी विराज कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके अपनी बीवी कुहू के साथ घर पहुंचता है। उन दोनों के गले में वरमालाएं देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे शहर का नामांकित बिजनेस टाइकून विराज बिरला कुहू नाम की एक गरीब लड़की से अपनी ही शादी के दिन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेता है। और जब वह दोनों घर पहुंचते हैं तब उसकी मंगेतर और उसका पूरा परिवार हैरान रह जाते हैं। अब आगे ये सब क्या है पुत्र, तूने शादी कर ली? हाँ दादी, ये है आपकी पोता बहू मिसेस कुहू विराज बिरला। क्या हुआ माय डियर सौतेली माँ, स्वागत नहीं करोगे क्या हमारा? वेयर इज द आरती की थाली? ये सब क्या चल रहा है विराज? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? यहाँ एलिना और हम तुम्हारी राह देख रहे थे और तुमने तो अपनी शादी के ही दिन किसी और लड़की से शादी कर ली। ये सब क्या तमाशा है? अरे अगर एलिना से शादी करनी ही नहीं थी तो पहले कह देते ना। और शादी करके भी किससे की है? एक 2 कौड़ी की घटिया नौकरानी से। क्या? हाँ माँ, ये वही लड़की है जो विराज की कंपनी में कैंटीन में काम करती है। नालायक कहीं का। क्यों विराज, क्यों दिखाए मुझे वो सारे सपने जब तुम्हें उन्हें ऐसे लास्ट मिनट पर ही तोड़ना था? सुरेंद्र जी, मालिनी जी, ये आपके बेटे ने सही नहीं किया, बहुत गलत किया है। और नहीं तो क्या, अब हम यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। चलो एलिना। लेकिन भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। हाँ एलिना, रुक जाओ। और आप दोनों भी प्लीज हमारी पूरी बात तो सुनिए। एलिना के मॉम डैड उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। विराज, तूने ऐसे आखिरी समय पर इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? आखिर तूने इस लड़की से शादी क्यों की? क्यों बेटा, ऐसी क्या मजबूरी थी? अरे आप कुछ बोलोगे भी? देखो विराज, तुम्हारे कारण अब हर जगह पर हमारी बदनामी ही होगी। अब कल सुबह देखना, ये सारा सियाप्पा शहर के हर अखबार में हेडलाइन बनकर आएगा। ओह रियली मालिनी जी, लेकिन एक बात कहूँ, ये जो बदनामी होगी ना, वो उस बदनामी से कम ही होगी जो आपके कारण हुई थी। याद है ना आपको सब कुछ? वैसे आप तो इतनी बूढ़ी भी नहीं हो कि आपकी याददाश्त कम हो जाए। क्यों, सही कहा ना मैंने? अपनी जबान संभालो विराज। अरे माफ करना सुरेंद्र सर, शायद आज मैंने कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, इसीलिए आपको इतनी मिर्ची लग गई। बस कर विराज। देख पुत्र, मैंने तुझसे कुछ पूछा है, उसका जवाब दे मुझे। दादी, अगर मैं कुछ करता हूँ तो वो हमेशा सही के लिए ही करता हूँ, और आज भी मैंने जो भी किया है वो भी बिल्कुल सही किया है। क्यों, कैसे और कब, इन सवालों का जवाब मैं आपको नहीं दे सकता। ठीक है पुत्र, अगर तू ये कह रहा है तो जरूर किसी सही कारण से ही तूने ये सब किया होगा, इसीलिए मैं इस शादी को स्वीकारती हूँ। मम्मी जी। मालिनी बहू, जाओ, जाकर आरती की थाली लेकर आओ। पर माँ। मालिनी बहू, मैंने तुमसे कुछ कहा है, जाओ बेटा। ठीक है माँ जी। फिर दादी खुशी से विराज और कुहू का घर में स्वागत करती है और रात में सोते समय, ये लो तुम्हारा ब्लैंकेट, मैं उधर सोफे पे सो रहा हूँ, तुम इस बेड पर सो जाओ। क्या? ना बाबा ना, ऐसा मत कीजिए सर जी, ये आपका बेड है, आपकी अमानत है, मैं नीचे सो जाऊंगी, और वैसे भी मुझे उसकी आदत है, इसीलिए आप ऊपर सो जाइए। अरे लेकिन अगर मैं ऊपर सोऊंगा और तुम नीचे सोओगी तो ये सही नहीं होगा। जितना कह रहा हूँ उतना करो। नहीं सर जी, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ओ गॉड कुहू, अरे एक बार मैंने कहा ना,
तो चुपचाप ऊपर सो जाओ। नहीं मतलब नहीं, मैं नीचे ही सोऊंगी। सच में कुहू, तुम बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो। इरी क्या? कुछ नहीं, तुम ऐसे तो मानने से रही। चलो ठीक है, तुम फर्श पर ही सो जाओ, लेकिन मैं वहां पर सोफे पे ही सोऊंगा। अब क्या कर सकते हैं, ढीठ होने में तो तुमने महारत ही हासिल की है। इस तरह से नोकझोंक के बाद वीरा सोफे पर और कुहू फर्श पर गद्दा बिछाकर सो जाती है। फिर कुहू अगली सुबह जल्दी उठकर सबके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाती है। वाह कुहू वाह, क्या पराठे बनाए हैं तुमने, मजा ही आ गया। क्यों सुरेंद्र बेटा? अरे क्या खाक अच्छे बने हैं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आए। तभी विराज वहां पर आता है। तो फिर मत खाइए ना, इधर लाओ ये प्लेट। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? किशोर भैया, मालिनी जी के लिए नाश्ता आप बनाओगे, इन्हें कुहू के हाथ का बना कोई खाना मत देना। ठीक है विराज बाबा। अरे पर दादी पापा जी, ये लीजिए, मैंने ये मूंग दाल का हलवा भी बनाया है। सर जी, आप भी खाइए ना। मालिनी को कुहू पर बहुत गुस्सा आता है। निकम्मी कही कि अगर एलिना आज इस घर की बहू होती तो मैं उसे अपनी मुट्ठी में आसानी से रख पाती, लेकिन इस कुहू को तो विराज लेकर आया है, इसका मैं क्या करूं? फिर नाश्ता होने के बाद में विराज कंपनी में चला जाता है। सच में यार, देख तो, हर अखबार की हेडलाइन बन चुकी है ये खबर। अरे ऐसी भी क्या नौबत आ गई थी जो इतने अमीर आदमी को उस घटिया नौकरानी से शादी करनी पड़ी। उसकी क्या औकात है। सच में विराज सर तो एकदम नल्ले ही निकले। उनकी पसंद इतनी खराब होगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सर, उस एम्प्लॉय की बातें सुनकर विराज उसे जोर से थप्पड़ मारता है। क्यों रे, बहुत मुंह चल रहा है क्या तेरा? भूल मत, मेरी बीवी की औकात बताने से पहले तू एक बार अपनी औकात चेक कर, क्योंकि वो अब एक रईस बिजनेसमैन की बीवी है और तू यहाँ का एक मामूली एम्प्लॉय। और मैं जो भी करूं मेरी मर्जी। आइंदा से ऐसी बकवास मेरे कानों तक पड़ी तो सीधे टर्मिनेशन लेटर तेरे मुंह पर मारूंगा। चल काम पर लग। सबके सामने उस एम्प्लॉय की बहुत बुरी तरह से बेइज्जती हो जाती है और वो एम्प्लॉय भी विराज से बहुत गुस्सा हो जाता है। विराज बिरला, देख लूंगा तुझे एक दिन। ये थप्पड़ मैं कभी नहीं भूलूंगा और ना ही कभी तुझे भूलने दूंगा। कुहू ससुराल से समय निकालकर अपने मायके चली जाती है, जहां वो अपनी माँ अनुप्रिया को अपनी और विराज की शादी के बारे में बताती है। लेकिन कुहू बिटिया, विराज जी ने तो तुझसे शादी सौदे के लिए की है और ये सब सही नहीं है बिटिया। नहीं माँ, बात जब तेरी सेहत पर आती है ना तो मैं सही और गलत का फर्क भूल जाती हूँ। इस शादी से मुझे 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं और वो पैसे मैं तेरे इलाज के लिए इस्तेमाल करूंगी। देख माँ, तू मेरी चिंता मत कर। विराज जी ने मुझे पहले ही कहा था कि वो यहाँ पर 2 नौकर रखने वाले हैं जो कल सुबह से आएंगे और तेरी देखरेख करेंगे। क्या? हाँ माँ, और मैं भी हर रोज तुझसे मिलने आया करूंगी। तुम देखना माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तू भी फिर से ठीक हो जाएगी। सच में बेटी, पिछले जन्म में मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मुझे तुझ जैसी बेटी मिली और मुझे तुझ जैसी प्यारी माँ। अच्छा माँ, मैं तेरे लिए तेरे पसंद की इलायची और अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ। फिर कुहू वहां से चाय बनाने जाती है। भगवान जी, मैं नहीं जानती कि कुहू और विराज के बीच का ये कौन सा रिश्ता है, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए जिससे ये 5 महीनों का सौदा जिंदगी भर का साथ बन जाए। ऐसे ही एक दिन कुहू से एक कीमती और महंगा वास टूट जाता है। तभी मालिनी उसे खूब चिल्लाती है। ये तुमने क्या कर दिया? अरे 2 कौड़ी की गरीब लड़की, आंखें नहीं है क्या तुम्हारे पास?
पता भी है ये वास कितने का है? पूरे 70,000 का। अरे तुम्हारी तो साल भर की भी कमाई उतनी नहीं होगी। नॉनसेंस कही की। माफ कीजिए माँ जी। अब निकलो यहाँ से। तुम्हारी ये मनहूस शक्ल देखकर ही मुझे चिड़चिड़ होती है। पता नहीं किस गटर की नाली से उठाकर लाया है विराज ने तुम्हें। तभी वहां पर विराज आता है। मालिनी जी, अपनी जबान संभाल कर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप अपने जैसी एरी गेरी लड़की से बात नहीं कर रही हो। ये विराज बिरला की बीवी है। और हाँ, आइंदा से मेरी बीवी को गरीब और 2 कौड़ी की बोलने से पहले 100 बार सोच लेना, और एक बार खुद के गिरेबान में भी झांक कर देखिए। अरे ये तो शादी से पहले कुछ काम भी करती थी, लेकिन आप तो सुरेंद्र सर के बिना कुछ भी नहीं हो। विराज, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी इस सो कॉल बीवी से कह दीजिए कि मेरी बीवी से इस तरह से बात ना करे। और तुम कहो, आइंदा से इन दोनों को माजी और पापा जी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये दोनों हमारे कोई नहीं लगते। यू गेट दैट? जी सर जी। फिर एक दिन अचानक से कुहू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तभी विराज उसका ध्यान रखता है। अरे नहीं सर जी, आप रहने दीजिए, मैं ये पट्टी खुद कर लूंगी। अरे तुम कभी तो चुप रहा करो। जब देखो तब सरजी इरिटेट कर देती हो यार। अब आराम करो। मैंने किशोर भैया और बिंदिया से कह दिया है, वो दोनों तुम्हारा खाना पहुंचा देंगे कमरे तक। और खबरदार, जो ठंडा कुछ खाया तो। ठीक है सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर वेलकम। क्या कौन? अरे यार कुछ नहीं। वैसे सर जी, अब तो हमारी शादी हो चुकी है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाली ही सही। तो क्या मुझे आप बता सकते हो क्या कि आखिर आपने मुझसे शादी क्यों की? मेरा तो इस शादी से फायदा ही है कि मेरी माँ का इलाज हो जाएगा, लेकिन आपका क्या फायदा है, बताइए ना। अरे बाबा, एक बार कहा ना मैंने, मैं नहीं बता सकता। और तुम्हें उन सब से क्या मतलब है? तुम अपना देखो और मेरे मामले में मत पड़ो। तुम्हें तुम्हारा मांगा हुआ सब कुछ मिल रहा है ना, तो उतने में ही खुश रहो। इतना कहकर विराज वहां से चला जाता है। फिर एक दिन दादी विराज और कुहू के लिए शिमला की हनीमून टिकट्स बुक करती है। और ये खबर सुनकर कुहू बहुत खुश हो जाती है। मैं तो बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ सर जी, क्योंकि आज तक मैं कभी हवाई जहाज में नहीं बैठी, और अब मैं पहली बार बैठने वाली हूँ। और सीधे हिमाचल की पहाड़ियों में जाऊंगी और उन बर्फीली वादियों में बहुत सारे फोटो भी खिंचवाऊंगी। हाय। ओ हेलो, यू पागलों की तरह उछलना बंद करो, क्योंकि हम दोनों कहीं नहीं जा रहे। अगले हफ्ते मेरी काफी सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्या? ऐसा मत कीजिए ना सर जी, प्लीज सर जी, प्लीज। नहीं कहा ना मैंने? सर जी। तभी वहां पर दादी आती है। अरे ये क्या बात हुई भला? ये लड़की दिन रात मेरा कितना ख्याल रखती है, तेरे लिए और इस पूरे घर के लिए कितना सोचती है। और एक तू है जो इस बिचारी का मन मार रहा है। तुझे मेरी सो विराज, तुझे इस लड़की के साथ शिमला जाना है, मतलब जाना है। लेकिन दादी, मैंने कहा ना, बात खत्म। थैंक यू सो मच दादी जी, तुसी बड़े अच्छे हो। विराज को अब ना चाहते हुए भी कुहू के साथ हनीमून के लिए जाना ही पड़ता है। और वहां पर जाकर वो दोनों खूब घूमते हैं। सर जी आइए ना, हम दोनों साथ में एक सेल्फी लेते हैं, आइए ना। नहीं कुहू, अब चलो यहाँ से, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे सर जी, मैं ये फोटो कहीं पर भी पोस्ट नहीं करूंगी, आप आइए तो सही, आइए ना। अरे तुम्हारा तो हमेशा का ही है, एक बार में कही हुई बात तुम्हें कभी समझ नहीं आती।
क्यों दिमाग खाती रहती हो? दादी के कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ। उंगली देता हूँ तो सीधे हाथ पकड़ लेती हो तुम। हद है यार। अरे पर एक फोटो खींचने में आपका क्या जाता है? मानती हो कि आप एक बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि चौबीसों घंटे आप अकड़ में ही रहो। ओ प्लीज कुहू, अब चुप रहो। नहीं रहूंगी मैं चुप, और ऐसे ही बड़बड़ करती रहूंगी जब तक आप मेरे साथ सेल्फी नहीं लेते। चलो अब जल्दी से मेरे साथ एक सेल्फी लो। यू नो व्हाट कुहू, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम अकेले ही यहाँ पर सेल्फी लेती रहो और अकेले ही हनीमून भी मनाओ। क्या? लेकिन सर जी, ऐसा मत कीजिए, मेरी बात तो सुनिए प्लीज सर जी। फिर विराज कार में बैठकर चला जाता है और कुहू उसकी कार के पीछे पीछे भागती है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? इस अनजान जगह में कैसे जाऊंगी होटल तक? मुझे तो होटल का नाम भी नहीं पता। इस बार तो मैं बुरी तरह फंस गई हूँ। भगवान जी, इस अनजान जगह में मैं कहाँ पर जाऊंगी? सर जी और मैं जिस होटल में रुके थे, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। अब मैं क्या करूँ? कैसे ढूंढूं उस होटल को अब? वो बहुत घबरा जाती है और वो अब यहाँ से वहां दर दर भटकने लगती है। वही विराज फ्लाइट में बैठकर शहर पहुंच जाता है, पर वो अपनी मीटिंग्स में बिजी हो जाता है। ये सर जी भी ना, सच में। और एक सेल्फी तो मांगी थी मैंने उनसे, एक सेल्फी भी नहीं खींच सकते क्या वो मेरे साथ? और अब मुझे इस अनजान जगह पर अकेला छोड़कर गए हैं। एक बार भी नहीं सोचा कि अकेली मैं यहाँ पर क्या करूंगी, कैसे निकल पाऊंगी यहाँ से मैं। फिर कुहू उस होटल को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो होटल उसे नहीं मिल पाता। फिर विराज जब शाम को अपनी सारी मीटिंग्स खत्म कर लेता है, तभी उसे दादी का फोन आता है और वो दादी को बता देता है कि उसने गुस्से में कुहू को वहां पर शिमला में ही छोड़कर आया है। क्या? ओए खोतिया, पागल हो गया है क्या? अरे ये क्या कर दिया तूने? उस बेचारी लड़की को तो अनजान जगह पर अकेला छोड़कर आया है। अरे तुझे पता है ना कि वो लड़की कितनी भोली है। उसे उस नई जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं है और तूने इतनी बड़ी भूल कर दी। अरे ऐसा कैसा गुस्सा है तेरा? लेकिन दादी, मैं तो वो। अब तेरा मैं तो तू तो बंद कर दे और जा जल्दी से उसे ढूंढ कर ला। और अगर तूने कुहू को यहाँ सही सलामत वापस नहीं लाया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझा कि नहीं? इतना कहकर दादी कॉल कट कर देती है और विराज अब बहुत डर जाता है, क्योंकि दादी के कहने से उसे यह एहसास हो जाता है कि उसने कुहू को वहां अकेले छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये मैंने कुहू के साथ बहुत गलत किया है। गुस्से में आकर उसे वहां पर अकेला ही छोड़ दिया और यहाँ पर अपने काम में बिजी हो गया, लेकिन इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि कुहू वहां पर अकेली कैसे रहेगी। नहीं, मुझे कैसे भी करके जल्दी से वहां पहुंचना होगा। फिर विराज फौरन अपने प्राइवेट चॉपर में बैठकर वहां से शिमला के लिए रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुहू भी अपनी होटल की तलाश करने लगती है। शिव मंदिर, हमारे होटल के पास में शिव मंदिर है। अगर मैंने लोगों से उसका पता पूछा तो मुझे होटल का पता भी मिल जाएगा। हाँ, यही करती हूँ मैं अब। फिर कुहू अब लोगों से पूछकर शिव मंदिर तक पहुंच जाती है और फिर वह उसके जरिए होटल भी पहुंच जाती है और होटल के गेट के बाहर ठंड में ठिठुरते हुए खड़ी रहती है। जय भोलेनाथ, शिव जी, आज आपके कारण मैं बच गई। अब मैं होटल के लोगों से पूछकर सर जी से बात कर लूंगी और सर जी मुझे लेने आ जाएंगे। तभी वहां पर विराज आता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है कुहू, क्योंकि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। सर जी, आप आ गए? कुहू विराज को देखकर बहुत खुश हो जाती है
और झट से उसके गले लग जाती है। कहाँ चले गए थे आप मुझे छोड़कर? पता है मैं कितना घबरा गई थी, और मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा से मैं ऐसे नहीं करूंगी। हाँ हाँ, इट्स ओके। अब दूर रहो, हम बाहर खड़े हैं। हाँ, पर आप सुबह से गए थे और अब रात में यहाँ पर आ गए हो। ऐसे कैसे? आप सच में मुझे छोड़कर गए थे क्या? हाँ कुहू, अब तुमने मुझे गुस्सा ही इतना दिलाया था तो मैं भी क्या करता। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ, दादी ने कहा था, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आ गया। अब वापस चलो। फिर कुहू और विराज फिर से शहर चले जाते हैं और घर पहुंचने के बाद दादी उन दोनों को भी समझाती है। विराज पुत्र, कुहू पुत्र, तुम दोनों इतने नासमझ कैसे हो सकते हो? अरे अब तुम दोनों पति पत्नी हो, और अगर तुम दोनों एक दूसरे को समझकर नहीं लोगे तो कौन लेगा? और अगर विराज का फोटो खींचने का मन नहीं है तो तू उसे उसके हाल पर छोड़ दिया करना। और तू नालायक, झगड़े लड़ाई में अगर तूने आइंदा से अपनी बेबी को अकेला छोड़ दिया तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा पोता है। इस बात को गांठ बांध ले। ठीक है दादी, मैं आइंदा से ख्याल रखूंगा। फिर एक दिन जब कुहू रसोई में काम कर रही होती है, तभी विराज वहां पर पानी पीने आता है और तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो कुहू पर गिर जाता है। हाय राम! सर जी उठ जाइए, मैं तो मर गई रे। सॉरी कुहू, वो मेरा पैर फिसल गया था, इसीलिए मैं तुम पर गिर गया। चलो अच्छा है, इसी बहाने आपके मुंह से सारी तो सुनने को मिला, वरना उस दिन आपने जो गलती कर दी उसके बाद एक सारी भी नहीं सुनने मिला मुझे। लेकिन आज पता चला आप इतने भी कमबख्त और खड़ूस नहीं हो जितना कि मैं आपको समझती हूँ। बस बस, ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है और ज्यादा फ्रैंक होने की कोशिश भी मत करो मेरे साथ। फ्रैंक? ये तो किसी अंग्रेजी मिठाई का नाम लग रहा है। ओफो, छोड़ो और जो कर रही हो वही काम करो। फिर विराज वहां से चला जाता है। फिर एक दिन जब कुहू को पता चलता है कि किशोर भैया विराज को टिफिन देना भूल गए हैं, तभी वो उसे टिफिन देने ऑफिस पहुंचती है। सर जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? अरे कुहू, तुम यहाँ पर? जी हाँ, फर्क बस इतना है कि पहले मैं यहाँ आपकी कंपनी में काम मांगने आई थी और अब मैं यहाँ पर आपकी बीवी बनकर आई हूँ। ये लीजिए आपका टिफिन। वो किशोर भैया आपको टिफिन देना भूल गए थे ना, इसीलिए ये टिफिन आज आपको मैं ही देने आई। ओ गॉड कुहू, एक टिफिन के लिए तुम यहाँ पर आई हो? हाँ, क्यों? आपको ये टिफिन कुछ और लग रहा है क्या? कहीं आपकी आंखों में धूल मिट्टी तो नहीं जम गई ना? तुम सच में पागल खाने से ही छूट कर आई हो। खैर, एक बात कान खोलकर सुन लो, ये शादी सिर्फ एक सौदे की शादी है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। इसीलिए मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। यू गेट दैट? ठीक है बाबा, ठीक है, जानती हो कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन खाने के मामले में क्या बीवी और क्या नौकरानी। अरे आप दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, किसी रोबोट की तरह बस इस लैपटॉप में टप 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 करते रहते हैं, और ऐसे में अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपकी सेहत पर बुरा असर होगा ना। इसीलिए मैं खाना लेकर आ गई, और कुछ नहीं। अब लीजिए, रख कर जा रही हूँ। ये टिफिन पूरा खत्म करके ही वापस लाना। इतना कहकर कुहू वहां से चली जाती है, जाने अनजाने में ही सही। लेकिन उसके जाने के बाद विराज टिफिन को देखकर कहता है, कुहू चाहे जैसी भी हो, लेकिन वो मेरा और दादी का बहुत ख्याल रखती है। सच में दिल की बहुत सच्ची और अच्छी लड़की है ये। फिर एक रोज जब कुहू 2 से 3 दिनों के लिए अपने मायके में माँ अनुप्रिया के पास रहने जाती है, तभी विराज बार बार उसे फोन करता है। क्या बात है सर जी, आज आपकी मीटिंग नहीं है क्या? जो बार बार मुझे आप फोन किए जा रहे हो, आपको मेरे बगैर रहा नहीं जा रहा क्या?
अब क्या करूं? तुम्हारी चिक चिक की आदत जो हो गई है मुझे, इसीलिए मैंने फोन किया। वैसे मजाक अच्छा कर लेते हो आप, है ना? हम्म। वैसे कैसी है तुम्हारी माँ की तबीयत? और डॉक्टर ने क्या कहा? बस अभी 10-15 दिनों में ऑपरेशन होने वाला है और डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि ऑपरेशन सफल ही होगा और माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलो अच्छा है। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ये सब आपकी ही बदौलत है सर जी। अगर आप ना होते तो पता नहीं मैं अपनी माँ का इलाज करा पाती भी या नहीं। आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बस बाबा बस। और कितनी बार धन्यवाद कहोगे? अच्छा, आज मैं मीटिंग खत्म करके तुम्हारी माँ से मिलने आऊंगा, ठीक है ना? ठीक है सर जी, चलेगा, आ जाइए। माँ भी आपसे मिलना चाहती है। फिर ऑफिस खत्म होने के बाद विराज कुहू की माँ से मिलने जाता है और उनके साथ बहुत अच्छा समय भी बिताता है। और जब तक कुहू अपने मायके में रहती है तब तक ना तो विराज का और ना ही कुहू का एक दूसरे के बगैर मन लगता है। ये सब क्या हो रहा है मुझे? मैं तो कितनी जल्दी सो जाता था, लेकिन आज जब यहाँ पर कुहू नहीं है तो मुझे नींद ही नहीं आ रही। उसके साथ मेरा तो एक अलग ही लगाव जुड़ गया है। सर जी सो गए होंगे ना? सो ही गए होंगे। एक मैं ही पागल हूँ जो इतनी देर रात तक उनके बारे में सोच रही हूँ। जब से यहाँ पर आई हूँ हर वक्त बस उनकी ही याद आती है मुझे। पता नहीं मेरे अंदर ये सब क्या चल रहा है। विराज और कुहू के दिल अब धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं, लेकिन उन दोनों को इस बात की खबर भी नहीं थी कि उनके बीच का ये रिश्ता क्या कहलाता है। वही अब वो एम्प्लॉय जिसे विराज ने कंपनी में सबके सामने थप्पड़ मारा था, वो अब बदला लेने के लिए बेताब होता है। और ऐसे ही एक दिन। हाँ दादी, मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, वो आपको और कुहू को आपकी सहेली के घर तक छोड़ देगा और अभी कुछ ही देर में वो वहां पर गाड़ी लेकर पहुंच भी जाएगा। विराज की ये बातें वो एम्प्लॉय ऑफिस के बाहर से सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है। इसका मतलब इसकी दादी और वो कुहू बाहर जा रहे हैं। अब देखना मैं क्या करता हूँ। अगर तू विराज बिरला है तो मैं भी रोहन शेखावत हूँ। मेरा नाम तो तेरे जितना बड़ा नहीं है, लेकिन बदला लेने में मैं बहुत माहिर हूँ। और तूने तो मेरी सबके सामने बेइज्जती की है, और अब मैं तेरी कमजोरी यानी तेरी दादी और तेरी 2 कौड़ी की बीवी कुहू पर हमला करूंगा। तू बस अब देखते ही जा कि मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। फिर रोहन बिरला मेंशन पहुंचता है और वो फटाफट गाड़ी के ब्रेक्स फेल कर देता है। अब आएगा मजा, जब वो बुढ़िया और वो नौकरानी इस गाड़ी में बैठेंगे। सहेली से मिलने जा रहे थे ना, लेकिन मैं तो उन्हें सीधे भगवान के पास ही पहुंचा दूंगा, क्योंकि मैंने इस गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए हैं। इन दोनों की मौत से विराज पूरी तरह टूट जाएगा और फिर होगी उसकी बर्बादी। फिर दादी और कुहू गाड़ी में बैठकर चली जाती है, लेकिन तभी अचानक से गाड़ी का ब्रेक ना लगने के कारण ड्राइवर बहुत घबरा जाता है। अरे नहीं, ये क्या? कार का तो ब्रेक ही नहीं लग रहा। लगता है इसके ब्रेक फेल हो गए हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे लखन, ये तो क्या बोल रहा है? ब्रेक फेल हो गए? अब क्या होगा? हे माता रानी, रक्षा करो। ड्राइवर लखन बहुत कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी के ब्रेक ही नहीं लगते और कुछ दूर चलने के बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से पेड़ से टकरा जाती है और उन तीनों का एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। उधर दूसरी तरफ विराज कुहू को फोन लगाने की बहुत कोशिश करता है, पर उसका फोन बंद आता है। ये क्या? कुहू का फोन बंद कैसे आ रहा है? ऐसा तो कभी नहीं होता। फिर आज कैसे हो गया? मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है। आसपास के लोग उन तीनों को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं,
और विराज, मालिनी और सुरेंद्र को कांटेक्ट किया जाता है। दोनों को आईसीयू में देखकर विराज पूरी तरह से टूट जाता है। ये क्या हो गया? दादी, ओह, मेरी जिंदगी के दो कीमती लोग, उनके साथ ये कैसे हो सकता है? भगवान जी, प्लीज इन तीनों को कुछ मत होने देना। मैं आपसे इनकी जान की भीख मांगता हूँ। कैसे भी करके इन्हें बचा लीजिए। खुशकिस्मती से वो तीनों खतरे से बाहर आ जाते हैं और उन्हें घर पर रेस्ट करने लाया जाता है। दादी, कुहू, आप दोनों ठीक तो हो ना? सच सच बता। हाँ पुत्र, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। हाँ सर जी, बस सर में हल्का सा दर्द है, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा है कि हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो तो है, लेकिन गाड़ी के ब्रेक कैसे फेल हो गए? लखन बता रहा था कि यहाँ पर आने से पहले गाड़ी तो एकदम सही से चल रही थी, फिर यहाँ से जाने के बाद ऐसे कैसे हुआ? लगता है ये किसी ने साजिश की है। क्या? हाँ दादी, और वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मालिनी जी ही है। क्यों मालिनी जी? सही कहा ना मैंने? क्या? आर यू आउट ऑफ योर माइंड विराज? अरे ये कैसे घिनौने इल्जाम लगा रहे हो तुम मुझ पर? और मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? झूठ मत बोलिए मालिनी जी। आपने ही गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे क्योंकि आप कुहू से नफरत करती हो, और मैंने आपकी पसंद लड़की यानी एलिना से शादी नहीं की, इसीलिए आप उसका गुस्सा निकाल रही हो। और तो और, आप तो दादी से प्यार भी नहीं करती, इसीलिए आपने ये सब किया। क्यों? सही कहा ना मैंने? शट अप विराज, ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जो मन में आए बके जा रहे हो। मालिनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और वो भला कुहू और दादी से नफरत क्यों करेगी? जस्ट बिकॉज तुम्हारी इससे दुश्मनी है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे गलत काम इसी ने किए हैं। ओ प्लीज सुरेंद्र सर, और गॉड से आप इनकी साइड लेना बंद कीजिए। लेकिन विराज, सच में मैंने गाड़ी के ब्रेक फेल नहीं करवाए, प्लीज मेरा विश्वास करो। नहीं मालिनी जी, ये कांड आपने ही किया है। बस कर विराज, बहुत हो गई बहस। अरे जब वो दोनों कह रहे हैं कि उसने नहीं किया है, तो तू उसे समझ के क्यों नहीं ले रहा? मालिनी बहू घर पर ही थी। मेरे और कुहू के घर से बाहर निकलने के पहले ये पूरे टाइम मेरे नजरों के सामने ही थी। इसने कुछ भी नहीं किया है। ये काम किसी और का ही है, या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने आप ही हो गया हो। नहीं दादी, ये गाड़ी नहीं है, और ऐसे में गाड़ी के ब्रेक फेल हो ही नहीं सकते। ये जरूर किसी की साजिश है। फिर रात होने पर कुहू जब सो जाती है, तब विराज उस पर ब्लैंकेट ओढ़ देता है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। इस लड़की से तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर भी मुझे इसकी कितनी चिंता सता रही थी। जो आदमी कुहू को छोड़कर अपने मीटिंग के लिए जाया करता था, वही आदमी उसका ख्याल रखने के लिए अपनी मीटिंग कैंसिल करके घर पर ही रुकता है। अरे सर जी, आप घर में क्या कर रहे हो? ऑफिस नहीं गए क्या? नहीं कुहू, आज मैं तुम्हारे लिए घर पर ही रुका हूँ। क्या? मेरे लिए? मेरा मतलब तुम्हारे और दादी के लिए, तुम दोनों की देखरेख करने के लिए। अब अगले कुछ दिनों तक मैं घर से ही काम करूंगा, और कुछ जरूरी मीटिंग रही तो उसे पोस्टपोन कर दूंगा। फिर विराज कुहू के लिए सूप भी बनाता है। अरे विराज बाबा, आप क्यों इतनी तकलीफ ले रहे हो? मैं बना देता हूँ ना ये सूप। नहीं किशोर भैया, मैं बना देता हूँ। ये सूप पीने पर दादी और कुहू की सेहत अच्छी हो जाएगी। सिर्फ दवाइयाँ ही पूरी तरह से काम नहीं करती, बल्कि घरेलू उपचार भी बहुत काम आते हैं। हाँ विराज बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा। और सत्यानाश हो उसका जिसने ये करामती की। और जिस किसी ने भी गाड़ी का ब्रेक फेल किया है ना, उसे तो मेरा श्राप ही लगेगा।
वैसे मैंने पुलिस कंप्लेन भी कर दी है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस कल्प्रिट को तो ढूंढ कर ही रहूंगा। 50% चांसेस है कि ब्रेक अपने आप फेल हो जाए, लेकिन गाड़ी की कंडीशन देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। शायद किसी ने जानबूझकर ही उसके ब्रेक फेल किए हैं। फिर विराज कुहू को सूप देता है और उसे इतना ख्याल रखते हुए देखकर कुहू को बहुत अच्छा लगता है। वैसे सर जी इतने भी बुरे नहीं हैं। अगर वो चाहते ना तो अपनी दादी और मेरे बीच भेदभाव करते, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उल्टा उन्होंने तो मेरा और ज्यादा ख्याल रखा। सच में उन्हें जितना धन्यवाद कहो उतना कम है। वही जब रोहन को कुहू और दादी के जिंदा होने की खबर लगती है, तभी वो गुस्से से लाल हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? मुझे लगा कि ब्रेक फेल होने के बाद उनका एक्सीडेंट हो जाएगा और वो दोनों मर जाएगी, लेकिन इतना मेजर एक्सीडेंट होने के बाद भी वो दोनों कैसे बच निकली? यह बहुत गलत हुआ है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपना बदला तो लेकर ही रहूंगा और तब जाकर ही मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। रोहन अब अगली साजिश की योजना में जुट जाता है। वही मालिनी को अब विराज की बातें बहुत खाने लगती है। क्या हुआ मालिनी? तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? नहीं सुरेंद्र, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही और मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिर गाड़ी के ब्रेक किसने फेल किए होंगे। अपने आप से तो हो नहीं सकते, क्योंकि लखन ड्राइवर ने कहा था कि यहाँ पर आने से पहले सब कुछ एकदम ठीक था। गाड़ी एकदम ठीक से चल रही थी। हाँ मालिनी, अरे मैं भी उसी बारे में सोच रहा हूँ। पता नहीं ये सब कैसे हुआ है। लेकिन सुरेंद्र, तुम्हें तो विराज के बारे में सब पता है कि वो दिन भर क्या क्या करता है। तो तुम्हें तो पता ही होगा ना कि कहीं उसकी किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए ये सब किया हो। पता नहीं मालिनी, वैसे देखा जाए तो उसके ना जाने कितने दुश्मन होंगे, क्योंकि वो हर रोज किसी ना किसी से झगड़ते ही रहता है। लेकिन हाँ, कुछ ही दिन पहले कंपनी में एक एम्प्लॉय को उसने सबके सामने थप्पड़ मारा था और उसे बहुत बेइज्जत किया था, क्योंकि उसने कुहू और उसकी शादी का मजाक उड़ाया था। अच्छा, ऐसी बात है क्या? दिन बीतने लगते हैं और जब अनुप्रिया के ऑपरेशन का दिन आता है, तभी विराज ही सब कुछ मैनेज करता है, क्योंकि कुहू की तबीयत अभी तक खराब ही होती है। फिर ऑपरेशन के बाद तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया विराज बेटा, तुमने मुझे आज जिंदगी दी है। मैं तुम्हारी हमेशा एहसानमंद रहूंगी। अरे ऐसे मत बोलिए, आप मेरी माँ जैसी हो, तो एक बेटा अपनी माँ के लिए ये सब नहीं कर सकता क्या? और मैंने जो कुछ भी किया है वो तो बस मेरा फर्ज है। वैसे बेटा, कुहू कहाँ पर है और आज वो यहाँ पर क्यों नहीं आई? आई थी ना, आपका ऑपरेशन जब हो रहा था तब वो यहाँ पर थी, लेकिन आज उसे हल्का सा बुखार है ना, इसीलिए मैंने उसे घर भेज दिया। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसका ख्याल रख लूंगा। तुम कितने अच्छे हो बेटा, भगवान तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे। अगर मैंने इन्हें कुहू के एक्सीडेंट के बारे में बता दिया तो ये खामखा टेंशन ले लेगी, और अभी अभी तो इनके दिल का ऑपरेशन हुआ है। समय के साथ साथ विराज और कुहू के बीच का रिश्ता अब गहरा होने लगता है और ऐसे में उनकी शादी खत्म होने में 1 महीना ही रह जाता है। ऐसे ही एक दिन अचानक से रोहन नौकर का यूनिफॉर्म पहन कर आता है और वो दादी और कुहू के जूस में जहर मिला देता है। मैडम जी, ये जूस आप दोनों के लिए। मुझे सर ने कहा था कि आप दोनों को ये जूस पिलाएं और इससे आप दोनों की भी सेहत बनी रहेगी। अच्छा ठीक है, लाओ इधर। अरे लेकिन तुमको तो इस मेंशन में पहले कभी नहीं देखा। नए हो क्या तुम? और तुमने ये मास्क क्यों लगाया है? हाँ हाँ,
मास्क उतारो अपना। अरे नहीं दादी जी, मुझे खांसी जुकाम है ना, इसीलिए मैं अपना ये मास्क नहीं उतार सकता। तभी मालिनी घर के बाहर जहर की बोतल पड़ी हुई देखती है और वो फौरन कुहू और दादी के पास चली जाती है और उन दोनों को जूस पीने से वो रोक लेती है। रुक जाइए आप दोनों, ये जूस मत पीजिए क्योंकि इसमें जहर है। हाँ दादी, ये कोई नया नौकर नहीं है, बल्कि ये तो वही आदमी है जिसने आप दोनों को पहले भी मारने की कोशिश की है। अभी मुझे घर के बाहर जहर की बोतल मिली और मुझे पक्का यकीन है कि वो आदमी यही है। क्या? फिर मालिनी रोहन का मास्क उतारती है और तभी वहां पर विराज और सुरेंद्र भी आते हैं और सबके सामने रोहन का पर्दाफाश होता है। इन सबके पीछे रोहन को देखकर विराज उसे खूब मारता है और उसे जेल की सजा दी जाती है। जिसके बाद थैंक गॉड मालिनी जी, अगर आज आप दादी और कुहू को सही समय पर नहीं रोकती तो ना जाने क्या हो जाता। मैंने हमेशा आपको गलत ही समझा है, लेकिन आज मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। प्लीज मुझे माफ कीजिए। नहीं बेटा, तुम गलत नहीं थे तो माफी भी मत मांगो, लेकिन इस बात में भी उतनी ही सच्चाई है कि मैं और सुरेंद्र भी कभी गलत नहीं थे। इतने सालों से तुम मुझे सिर्फ नफरत ही करते आए हो, लेकिन तुम्हें सच के बारे में कुछ नहीं पता। विराज बेटा, वो तुम्हारी माँ ही थी जिसने मुझे और सुरेंद्र को मिलवाया था। तुम्हारी माँ को ब्रेन ट्यूमर था और वो अपने लास्ट स्टेज में थी, इसीलिए मरने से पहले उसके पति और उसके परिवार को संभालने की जिम्मेदारी उसने अपनी पक्की सहेली यानी मुझे सौंप दी। इसीलिए जब वह जिंदा थी मैं इस घर में तभी आ गई थी ताकि मुझे सब कुछ पता चल सके। हाँ बेटा, मालिनी कभी गलत नहीं थी, ना ही कभी मैं था। वो तो मीडिया वालों ने हमें गलत साबित किया था और तब तो तुम बच्चे थे, इसीलिए तुमने जो भी सुना उसी को तुमने सच्चाई मान ली। हाँ विराज पुत्र, ये दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारी सच्चाई पता चलने के बाद विराज अपनी सारी नफरत भूल जाता है और अपनी सौतेली माँ और पापा के गले लगता है। मुझे माफ कीजिए माँ पापा, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। कोई बात नहीं बेटा, इस तरह से इतने सालों की गलतफहमियां दूर हो जाती है और अब वो समय आ चुका था जब विराज और कुहू अलग होने वाले थे। कल मैं चली जाऊंगी सर जी, क्या आप मेरे बगैर रह पाएंगे? रहना तो पड़ेगा ही ना कुहू, अब हम क्या कर सकते हैं। कल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो हमें चलना ही पड़ेगा। कुहू और विराज का दिल अब काफी भारी हो चुका था। कल कुहू चली जाएगी और मैं फिर से अकेला पड़ जाऊंगा। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है मुझे, उसके जाने का इतना दुख क्यों हो रहा है मुझे। मैं उसे नहीं खो सकता, उसके होने से ही मेरा वजूद है। मुझे उससे प्यार हो चुका है, लेकिन ये बात मैं उसे कैसे बताऊं? कल तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। विराज की ये सारी बातें मालिनी सुन लेती है। वही सुरेंद्र और दादी भी कुहू की सारी बातें सुन लेती है। कल हम दोनों अलग हो जाएंगे। सर जी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और इतने वक्त उनके साथ रहकर ना सिर्फ मुझे उनकी आदत हो गई है, बल्कि उनसे प्यार भी हो गया है। लेकिन शायद ये प्रेम कहानी एक तरफा और अधूरी ही रहेगी, क्योंकि वो मुझ जैसी एक गरीब लड़की को कभी नहीं स्वीकारेंगे। सर जी से अलग रहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे तो ये करना ही होगा। फिर दादी, सुरेंद्र और मालिनी जब आपस में मिलते हैं तब वो एक दूसरे को विराज और कुहू के बारे में बताते हैं और काफी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। फिर अगले दिन कुहू बैग पैक करके अपने मायके जा रही होती है। मैं अपने मायके जा रही हूँ, 2 दिन बाद लौटूंगी।
बाय सर जी। बाय कुहू। रुक जाओ कुहू, कोई कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि हमें तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में सब पता चल गया है। और हम तीनों ने तुम दोनों की बातें भी सुन ली है। और हमें पता चल गया है कि तुम दोनों के बीच का ये रिश्ता क्या कहलाता है। मतलब? विराज बेटा, कुहू तुमसे बहुत प्यार करती है, और कुहू, विराज भी तुमसे बहुत प्यार करता है। क्या? फिर वो लोग कुहू और विराज को कल की हुई सारी बातें बताते हैं। हाँ कुहू, ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, और तुम्हें जाने देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरे लिए भी सर जी। मैं भी आपसे अपनी जान से बढ़कर प्यार करती हूँ। लेकिन एक बात बता पुत्र, अगर तुझे शादी ही करनी थी तो तूने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों की, और वो भी सिर्फ 5 महीने की? हाँ विराज, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वो एलिना और उसके पेरेंट्स लालची हैं, लेकिन मुझे अपनी दादी को संभालने के लिए और इस परिवार को बांधे रखने के लिए एक जिम्मेदार और समझदार लड़की चाहिए थी, और एलिना वैसी बिल्कुल नहीं थी। इसीलिए मैंने लास्ट मिनट पर यह फैसला ले लिया। क्या? हाँ पापा, पर अब कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हम दोनों को अलग होना ही पड़ेगा। ऐसा किसने कहा तुमसे? एक कागज पर लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के रिश्ते को तय नहीं कर सकता। और क्या हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, इससे तुम दोनों के रिश्ते में कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला ना? तुम दोनों वापस शादी कर लो। हाँ बेटा, तुम दोनों की शादी तो अब मैं ही करवाऊंगी, वो भी एकदम धूमधाम से। हाँ बेटा, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब सब कुछ ठीक होने का वक्त आ गया है। लेकिन सर जी, आपको इस शादी से कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं कुहू, मुझे भी इस शादी से कोई एतराज नहीं। अब जो हो सब तुम ही हो, और प्लीज अब से मुझे विराज कहो, क्योंकि अब से हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। हाँ विराज, मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ, और वो सौदे वाली नहीं, बल्कि जिंदगी भर का साथ देने वाली। और इस तरह से अंत में कुहू और विराज की धूमधाम से शादी होती है, और वो दोनों अपने परिवार के साथ हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं।